साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण से संबंधित जो नीति आई है उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 4/11/2024 पिछले दिन ही जिसका पत्रांक 1930 के आधार पर राज्य के सभी शिक्षकों, सिर्फ यहाँ पे बात की गई है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन्हें छोड़ करके बात की गई है, उनके स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका जारी हो चुकी है। इसके पहले भी दिशा निर्देश जारी हुए थे पदस्थापन और स्थानांतरण से रिलेटेड, उसको भी आप रिमाइंड में रखेंगे तभी यहाँ पे समझने में सुगमता होगी। उसमें जो अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए बात कही गई थी, अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए थे, उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उसके बाद समझने में स्पष्टता हो जाएगी। तो चलिए इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से आप कि बिहार शिक्षक पदस्थापन स्थानांतरण मार्गदर्शिका 4/11/2024 यह हेडिंग बनाई गई है और इसमें 10 पॉइंट हमने उसी मार्गदर्शिका जो 4/11/2024 को जारी हुई है उसी के आधार पर यानी उसी से निकाल करके 10 महत्वपूर्ण बिंदु है। निश्चित रूप से आप मार्गदर्शिका का जो पदस्थापन और स्थानांतरण नीति से संबंधित है उसका अध्ययन जरूर किए होंगे। हर बिंदुओं पर हर बारीकियों को आप सही रूप से समझ लिए होंगे पढ़ करके। तो चलिए पहला पॉइंट है, इस पे चर्चा करें कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन देना होगा। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बहुत दिनों से ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस बनाई जा रही है, हाजिरी बनाई जा रही है। तो शुरुआती दौर में याद कीजिए कि उस समय जब ई शिक्षा कोष डेवलप हुआ था तो उस समय आपका जितने भी डेटा थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सारी सूचनाएं उसमें अंकित की गई थी। अब उन्हें धीरे धीरे उनसे काम लिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो छुट्टियां हैं उसके साथ जो अटेंडेंस है, उसके बाद आगे आने वाले दिनों में बच्चों की भी उपस्थिति बनाई जाएगी। खैर छोड़िए उन सारी बातों को, तो हमें मुख्य रूप से ये बातें समझना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उन शिक्षकों के द्वारा जो पदस्थापन और स्थानांतरण चाह रहे हैं उनका आवेदन लिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन इन्हीं के माध्यम से भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्वयं के टीचर आईडी से आवेदन करना होगा। सभी शिक्षकों को स्वयं का टीचर आईडी प्राप्त हो चुका है, तो अपने टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ड्रॉप जो साइड में बाएं साइड में 3 लकीर दी हुई है उस लकीर को टच कीजिएगा, ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। तो उसमें जहाँ पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित बिंदु होगा उसको टच कीजिएगा, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तीसरा पॉइंट है OTP आने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले दिन सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक की काउंसलिंग संपन्न हुई, उसमें बहुत सारे शिक्षक OTP नहीं आने के वजह से फंस चुके हैं। लगभग 48,000 अलग अलग प्रकार की समस्या होने के कारण अभी भी फंसे हुए, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, उनका शेड्यूल भी यानी कि जो तिथि है वह निर्धारित नहीं हुई है। वह संपन्न होने के बाद वे भी शिक्षक आवेदन करेंगे पदस्थापन के लिए। तो यह जो OTP आने की प्रक्रिया है, यह OTP आएगी तभी आपका खुलेगा। तो OTP के लिए आपको फिर से सर्च कर लेना है, जानकारी प्राप्त कर लेनी है। आप कैफ़े में बगल में जाएंगे तो वहाँ आपका मोबाइल नंबर है, उससे आधार कार्ड जुड़ा है अन्यथा नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। OTP यदि आपके मोबाइल पर गिराएंगे तो वहाँ से यदि आ जाता है, सेंड हो जाता है, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि OTP आ रहा है। इसकी जांच कर लेंगे। अगला पॉइंट है चौथा नंबर, ई शिक्षा कोष में डाटा अगर गलत है तो सुधार लें। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि लगभग 100% शिक्षक, परसेंटेज में इसमें कोई कमी ना की जाएगी, कि सभी शिक्षकों का डेटा जो भी आवश्यक जानकारियां हैं, सर्टिफिकेट, सारे चीज़ उस ई शिक्षा कोष में अपलोड हो चुका है।
डीपीओ के द्वारा भी वेरीफाई हो चुका है। सारी प्रक्रिया होने के बाद ही तो अटेंडेंस बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शिक्षक का अभी भी कोई नाम मात्र की गलतियां यदि रह गई है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में फिर परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। तो इसके लिए जो सुधारने की प्रक्रिया है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना को आवेदन देना है, या तो फिर स्वयं जा करके वहाँ जो जो आप में गलतियां हैं आपके इस शिक्षा कोष में, आपके डेटा में, उसको सुधार जरूर कर लेंगे। चलिए 5वें पॉइंट पे चर्चा करें। क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं? इस पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पे स्थानांतरण लिखा हुआ यानी कि ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र होना है किसका, स्थानांतरण किसका होना है? वैसे शिक्षक जो नियमित हैं TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत है। तो यह पॉइंट उन शिक्षकों के लिए लागू होती है, लेकिन जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग की बात होगी। तो यदि नियमित और TRE 1 TRE 2 के शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो हाँ अथवा नहीं विकल्प को चुनेंगे। यदि हाँ चुनेंगे तो उस स्थिति में उसकी प्रक्रियाएं फिर प्रारंभ होगी, और यदि नहीं चुनेंगे तो उस स्थिति में वहीं पे आगे की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो नियमित शिक्षक में बहुत सारे शिक्षक अस्थायी हो चुके हैं, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि हम स्थानांतरण लें, क्योंकि हाल फिलहाल पिछले साल में ही उनका स्थानांतरण हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो क्यों जाना चाहेंगे, वे रहेंगे ही वहीं। उसके बाद TRE 1 TRE 2 के बहुत सारे शिक्षक इधर उधर हो गए थे, वो ज़रूर जाना चाहेंगे। अगला है 6 नंबर, विकल्प न देने पर पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक वीडियो में चर्चा किए थे, हम लोग कयास लगा रहे थे, संभावनाएं जता रहे थे कि हम सक्षमता पास हो चुके हैं, काउंसलिंग भी करा चुके हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं उसी विद्यालय में रह जाएंगे। कारण बहुत सारे नियम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ अलग नियम था कि 3 बार ही आपको देना और हर कीमत पे आपको परीक्षा देना ही है। उसके बाद उसमें भी तब्दीलियां की गई, 5 बार किया गया। उसके बाद फिर बाद में अंततः विभाग ने कुछ उसमें सुधार किया और कहा गया कि नहीं, जो नहीं देना चाहते हैं, कोर्ट का भी आदेश आया कि जो नहीं देना चाहते हैं तो नियोजित ही रहेंगे, राजकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर के वजह से बहुत सारे शिक्षक सोचे कि नहीं, ना देना ही है तो चलो दे ही देते हैं, 3 बार ही तो दिया गया है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए। तो विकल्प ना देने पर यदि उन शिक्षकों की बात कही गई है, कोई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता दिए हुए हैं, वे अब इस उधेड़ बूंद में नहीं रहेंगे कि विकल्प ना देंगे वहीं रह जाएंगे, उसको विकल्प देना होगा। यदि विकल्प नहीं देते हैं तो जहाँ पे अभी जिस जिला में पदस्थापित हैं उस जिला को वे गृह जिला मानेंगे, और अन्यत्र कहीं भी किसी जगह भी आपको रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो नज़दीक का होगा, ध्यान रखा गया है कि नज़दीक दिया जाएगा, लेकिन क्या पता आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो विकल्प जरूर दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 10 विकल्प 7वें पर आ चुके हैं। 10 विकल्प देना होगा जिसमें कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य होगा। 10 विकल्प, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हो, महिला हो, दिव्यांग हो या तो पुरुष शिक्षक हो, उसको 10 विकल्प देना होगा। लेकिन कम से कम मिनिमम 3 विकल्प अनिवार्य रखा गया। उसके बाद 7 जो विकल्प होगा वह फिर रेंडमाइजेशन से भरा जाएगा, यानी कि 3 विकल्प आप देते हैं, उसमें सीट खाली होती है, आपके लिए स्थान सुरक्षित यदि है तो उसमें दे दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में 7वें विकल्प में आप फिर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया को पूरी करेंगे और कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुष शिक्षकों के लिए। हालांकि दिव्यांग, महिला, असाध्य रोग से जो भी हैं पीड़ित व्यक्ति, उसके लिए कुछ न कुछ रिलीफ दिया गया है। जो पूर्ववत नियम था उसका आप गहन अध्ययन कीजिएगा तो सारी बातें जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ यह जो मार्गदर्शिका 4/11/2024 को जारी है, जिसका पत्रांक 1930 है, इसको भी सावधानी से पढ़िएगा। तो उनके लिए जो गाइडलाइन है पूर्ववत ही बनाया गया है, लेकिन पुरुष शिक्षकों के लिए तब्दीलियां की गई है। उसमें अपना अनुमंडल छोड़ करके कहा गया है, वहाँ भी इसमें कहा गया है कि 10 विकल्प के रूप में, अनुमंडल के रूप में ही देंगे, लेकिन कम से कम वही बातें हैं कि 3 विकल्प देंगे। 3 विकल्प में यदि आपका सीट वैकेंट रहता है, आपके लिए स्थान सुरक्षित रहता है तो मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में जो 7वां विकल्प प्राप्त होगा वह रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होगी। जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन करना होगा।
तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि किसी भी ज़िला में 3 से 4 अनुमंडल, मैक्सिमम 4 हो सकता है। उसके बाद जो आगे का जो आप विकल्प देंगे वह अन्य ज़िला में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब चयन करेंगे तो आपको ज़िला देना होगा, ज़िला के बाद फिर अनुमंडल का चयन करना होगा। और एक इसमें और बातें जोड़ दें कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे एक अनुमंडल है, तो एक अनुमंडल वाले ज़िले में आपको तो उस अनुमंडल को, स्वयं का अनुमंडल को यानी गृह अनुमंडल को छोड़ना पड़ेगा। तो अन्य ज़िला में जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी, उस ज़िला का नाम देंगे, फिर अनुमंडल आएगा, फिर उसके बाद चूज करेंगे 3 का, और शेष के लिए फिर दूसरा ज़िला आपको जाना होगा, ज़िला का नाम देंगे, फिर 7 जो कॉलम आएगा अनुमंडल का अलग अलग करके, एक में तो पूरा नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, नहीं जहाँ तक आपका 10 पूरा हो जाता है अलग अलग ज़िला में देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें कुछ बातें को ऐड करें। याद कीजिए जिस समय सक्षमता परीक्षा हुई थी उस समय 3 विकल्प मांगा गया था ज़िला का। गृह ज़िला में बहुत सारे लोग शिक्षक चले गए हैं, संयोग से किसी ज़िला में एक ही अनुमंडल है तो उसको अपना ज़िला छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ पे वह नियम क्रॉस हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, उसे छोड़ करके अन्य जाना होगा। बीच में चर्चा हो रही थी कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके छोटे छोटे प्रखंड, यानी यहाँ पे छोटे छोटे अनुमंडल की बात करें कि जो प्रखंड है यानी कि अलग से एक पार्ट्स ऐसा बनाया जाएगा जो कि शैक्षणिक अनुमंडल कहलाएगा। उसी शैक्षणिक अनुमंडल में आपको यानी कि एक ज़िला में 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तो सीधे स्पष्ट किया गया है कि आपको ज़िला के जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी अनुमंडल है जहाँ पर, तो उसमें ही 10 का विकल्प देना है। 10वां पॉइंट है सॉफ्टवेयर के आधार पर होगी प्रक्रिया। तो इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं होगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगी, रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा पूरी की जाएगी। यदि इसमें कुछ बताने में, कुछ समझने में कोई खामियां रह गई होगी तो आप निश्चित रूप से इसे दुरुस्त कर लेंगे। मार्गदर्शिका जो नियमावली आई है 4/11/2024 की तिथि में, उसको पढ़ करके आसानी से उसको दुरुस्त कर लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।